ठीक है, तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं बीच में फ्रीज हो गया था, हाँ वो कॉल की वजह से, कॉल की वजह से। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आज मॉर्निंग का क्लास कितने लोगों ने लिया है? आज मॉर्निंग का जो मैंने क्लास प्रोवाइड किया आरआरबी का, कुछ अलग से मैंने कुछ डेटा दिया है, अलग से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया है, कितने लोगों ने अटेंड किया है? हाँ सुदीप जी आपने किया है। अगर जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया होगा, 9 बजे वाला सेशन जरूर अटेंड कर लेना। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, सर मैंने ली है क्लास, आशीष जी बिल्कुल, सुदीप जी बिल्कुल। मेरे भाई आपको मैंने बहुत कुछ आज के क्लास में बताया है, आज मैंने बहुत कुछ आज के क्लास में बताया है। एक बार आप मेरे कहने पर उस सेशन को जरूर देखना माय फ्रेंड्स, उस सेशन को जरूर देखना जो आज 9 बजे मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। चलिए, अच्छा हम बात कर रहे थे, हाँ बिल्कुल जितने लोग हैं सबके बारे सबके लिए बोल रहा हूँ। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का काम क्या होता है? सीधी सी बात है, जैसा नाम वैसा काम। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक ऐसा राष्ट्रीय बैंक है जो कृषि के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब आरआरबी जो है, देखो भारत में बैंकों को लाइसेंस तो आरआरबी देता है, नो डाउट, मतलब अरे यार क्या बोल रहा हूँ, भारत में बैंकों को लाइसेंस आरबीआई देता है, नो डाउट। भारत में बैंकों को कंट्रोल आरबीआई करता है, नो डाउट। भारत में बैंकों को रेगुलेट आरबीआई करता है, नो डाउट, है ना। भारत में बैंकों को फंड प्रोवाइड करता है आरबीआई, नो डाउट। तो वैसे भारत में आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक को भी आरबीआई कंट्रोल करता है। बस एक चीज अंतर है, अंतर यह है कि आरआरबी को फुल्ली कंट्रोल्ड या उसको फंड प्रोवाइड करने का काम नाबार्ड करता है, नॉट अ गवर्नमेंट, नाबार्ड करता है, नाबार्ड करता है, नाबार्ड करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रीजनल रूरल बैंक को फंड प्रोवाइड कौन करता है, या रीजनल रूरल बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कंट्रोल रेगुलेट फुल्ली कौन करता है, तो आपका वहां पे आंसर नाबार्ड होगा, ना कि आरबीआई होगा। आरबीआई केवल लाइसेंस देता है, आरबीआई केवल केवल लाइसेंस देता है, हाँ भैया आप काम कर सकते हो, बिल्कुल अंजलि गर्ग जी। तो ये समझ में, आरआरबी भारत में इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने आरआरबी हैं? भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने आरआरबी हैं? भारत में इसमें कितने रीजनल रूरल बैंक है? कोई मुझे बताएगा वर्तमान समय में भारत में कितने आरआरबी है? पवन जी का आंसर आ गया। दोस्तों पहले 56 हुआ करते थे, 56 में से कई को मर्ज करके अब बिल्कुल अंकित सिंह, बिल्कुल सुदीप चौधरी जी, चक्रवर्ती जी 43 है, बिल्कुल 43 है प्रेजेंट टाइम में आरआरबी, 43 है। अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे बताओ भारत का पहला आरआरबी, भारत का फर्स्ट आरआरबी, फर्स्ट आरआरबी का नाम बताओ, कौन बताएगा? भारत का पहला आरआरबी, भारत का फर्स्ट आरआरबी, भारत का फर्स्ट आरआरबी कौन बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल, प्रथमा प्रथमा ग्रामीण बैंक, बिल्कुल सही आंसर है, प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा आरआरबी, प्रथमा ग्रामीण बैंक। अच्छा, प्रथमा ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर किसने किया? स्पॉन्सर समझ रहे हो ना कोई बैंक स्पॉन्सर करता है। हाँ, इसका हेड ऑफिस मुरादाबाद यूपी, इसका हेड ऑफिस मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद यूपी। हाँ बिल्कुल, इसको सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, सुदीप जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, सिंडिकेट बैंक भैया इसका स्पॉन्सर बैंक, ठीक है ना। चलिए, अच्छा अब पीएसएल का मतलब क्या होता है? प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग। पीएसएल का मतलब होता है प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब प्राथमिक, प्राथमिक या वरीयता कह सकते हो आप, वरीयता वाले क्षेत्र को आप, मतलब जिसको आप प्रियोरिटी दे रहे हो, जिसको आप तवज्जो दे रहे हो, है ना, प्राथमिकता दे रहे हो आप, तो प्राथमिकता क्षेत्र में लैंडिंग करने के लिए कुछ सेक्टर को डिफाइन किया गया है कि जो नाबार्ड है या जो आरआरबी है वो इन सेक्टर को खास करके लोन देगा, है ना, खास करके लोन देगा, इसलिए बोला गया प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, आपको अच्छे से पता होगा।
नाबार्ड का फंक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है, ये भी देखा था, एसोसिएट ऑफ नाबार्ड। ओके, सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड ये नहीं देखा था। आप डालना हेडिंग सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड, फटाफट लिखिए, आज खत्म करना है इस टॉपिक को। सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड, जैसे आरबीआई के सब्सिडरी पढ़ा था आप लोगों ने, आरबीआई का सब्सिडरी पढ़ा था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, देखता हूं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है, देखता हूं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। इनमें से कौन सा आरबीआई का सब्सिडरी नहीं है? आरबीआई आंसर कौन देगा? इनमें से कौन सा आरबीआई का सब्सिडी नहीं है? सुदीप जी, आरुषि जी, आशीष अग्रवाल जी। अच्छा भाई, ऑडियो फंस रही है, ऑडियो फंस रहा है। ऑडियो फंस रहा है क्या? आशीष जी, आशीष जी गलत है आप। आशीष जी, नंदिनी सिंह जी सही है, नंदिनी सिंह जी सही है आप। आशीष कुमार जी, आपने गलत आंसर दिया है, एक बार उस पर आप रिव्यू करो। हाँ बिल्कुल, आज ही मैंने पढ़ाया है, SPMCIL। बिल्कुल सर, इज इट थर्ड राइट? बिल्कुल, अरे अंजलि जी बिल्कुल, आपकी बातें सर माते, आप आंसर दे गलत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होना होगा तो मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि आप आंसर हमेशा अच्छा देती हैं, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वेरी गुड। सुदीप जी, SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और भारत में जो सिक्कों की ढलाई होती है, जो सिक्कों को मिंट किया जाता है, सिक्कों की ढलाई होती है, कहाँ कहाँ होती है? भारत, जिस भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, आज ही मैंने पढ़ाया है, ये मैंने आज ही 9 बजे वाले सेशन में यूट्यूब पे पढ़ाया है, तो आपको एक बार उस सेशन को जरूर देखना चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए, तो भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, वैसे भारत में 4 मिंटिंग प्रेस है, मिंटिंग का वहां पे सिक्की ढलाई होती है। तो मुंबई है ना, कोलकाता है, हैदराबाद है एंड नोएडा है। मुंबई, कोलकाता, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई, ये 4 सिक्कों के स्थान है जहां पे ढलाई होती है। खैर, हम बात कर रहे हैं सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड के बारे में, उससे चर्चा करते रहेंगे। सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड, जैसे आरबीआई की सब्सिडरी है बीआरबी एनएमपीएल, हालांकि एसपीएमसीआईएल सब्सिडरी नहीं है। रेबिट सब्सिडरी है, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक पहले सब्सिडरी हुआ करता था, बट अब सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुल्ली खरीद लिया है 100% शेयर। तो नेपकॉन्स, नेपकॉन्स का मतलब होता है नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी प्रमोटेड बाय नाबार्ड। ध्यान देना, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन है नैपकॉन्स का मतलब क्या होता है, नैपकॉन्स का फुल फॉर्म, तो नैब, नाबार्ड, CON कंसल्टेंसी, S मीन सर्विसेज, तो नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कंसल्टेंसी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड एरियाज। ये परामर्श दाता होता है। जैसे मैं आपको कोई चीज कंसल्ट करूं, आप कहते हैं सर मुझे जरा बता दीजिए कि एसबीआई क्लर्क में क्लर्क बनना अच्छा है कि एसबीआई पीओ बनना अच्छा है, तो मैं आपको कंसल्ट करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, परामर्श दूंगा। एक काम, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है यार? वॉइस ब्रेक नहीं होनी चाहिए यार, वॉइस ब्रेक कैसे हो रही है?
ओहो, चलिए ठीक है। तो आप मुझसे परामर्श लेते हो कि सर मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको कंसल्ट करूंगा, मैं आपको कंसल्टेंसी की तरह आपको काम करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा। वैसे ये भी किसानों को कृषि के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ये परामर्श देता है। एलाइड एरियाज, एलाइड एरियाज का मतलब जनजाति लोग, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, जहाँ पे आदिमानव जैसे लोग रहते हैं, हो जिसे बोलते हैं ट्राइब्स बोलते हैं, जनजातियां बोलते हैं, थारू जनजातियां हैं, अलग अलग जनजातियां, आपने पढ़ा होगा ये सब। द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। मतलब जो नेपकॉन्स है ये भी लीगल है, इलीगल नहीं है। नेपकॉन्स भी क्या है, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया है, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। हाँ, अयोध्या का वेदर तो ठीक नहीं है यार, यहाँ पे मौसम खराब है फिलहाल। फिलहाल तो मौसम खराब है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार। क्या लगातार कंटिन्यू ब्रेक हो रहा है भाई? भाई कंटिन्यू ब्रेक हो रहा है क्या? आशीष जी, मैंने बोला आशीष जी, कहाँ भेज दे बारिश को? हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला किसी भी कंपनी को कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए, कारपेट सिटी भदोही, अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैंने यही बोला कि अगर कोई भी कंपनी आप ओपन करते हो तो उसको कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो कंपनी होगा। और कंपनीज एक्ट 1956 को अमेंडमेंट किया गया है। और अब कंपनीज एक्ट कौन सा है आप बताइए मुझे? अब कंपनीज एक्ट कौन सा है? अब कंपनीज एक्ट कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? अब कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है? कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013, कम हो गया, कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। चलिए, तो नेपकॉन्स का मतलब समझ में आ गया, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, फुल फॉर्म होता है इट इज द सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। जैसे आरबीआई का सब्सिडरी है, वैसे नाबार्ड का सब्सिडरी है। मतलब कह सकते हो डाटर ऑफ नाबार्ड, डाटर ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड की पुत्री कह सकते हो नेपकॉन्स को। अच्छा, एसोसिएट ऑफ नाबार्ड का एसोसिएट कौन सा है, ये तो पता होगा आपको, ये तो मैंने कल बताया था। नाबार्ड का एसोसिएट कौन सा है, तो मैंने कल बताया था आप लोगों को। हाँ, वेरी गुड अंजलि जी, बर्ड है, बर्ड है बिल्कुल। जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल सही कहा आपने, जहां पे शोध होता है, जहां पे रिसर्च होता है, बर्ड, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो और नैपकॉन्स क्या है, जैसे कृषि से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित कोई प्रोग्राम हो, कोई प्रोग्राम हो, कृषि से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो उसी प्रोग्राम इस्टेब्लिश, बिल्कुल, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया अंजलि गर्ग जी, बहुत बढ़िया, दिल, मन प्रसन्न कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो
आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ध्यान दीजिएगा। सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड में एक आपका है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, एबीएफएल। बस आप नाम लिखते चलो, मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है। ये आपका एबीएफएल, एबीएफएल ये भी आपका सब्सिडरी नाबार्ड है। जैसे नेपकॉन्स था, नेपकॉन्स की बहन, भाई नेपकॉन्स भी उसकी बेटी हुई, तो एबीएफएल भी बेटी हुई, उसकी बहन एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। एबीएफएल वाज प्रमोटेड विद इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम नाबार्ड, आंध्रा बैंक, केनरा बैंक, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। मतलब इसका जो प्रयोग है ना, वो साउथ में ज्यादा होता है, साउथ में ज्यादा होता है, केरला, आंध्र प्रदेश या आपका जो है तेलंगाना है ना, उधर इसका प्रयोग ज्यादा होता है। प्रयोग का मतलब जो एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड है, ये क्या करता है, ये एग्रीकल्चर के लिए यानी कि कृषि के लिए फंड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देख सकते हो आप इस फिगर में, ये सिक्का है इसके पास, मतलब पैसा है इसके पास, और उस पैसे से खेती कर रहा है, मतलब उस पैसे में उग गया है एक पेड़ पौधा छोटा सा, ठीक है। तो पहले बताओ, आपके पास पैसा होगा तभी ना खेती कर पाओगे आप, भाई खाद की जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, खेत की जुताई करोगे आप, है ना, उसकी सिंचाई इरिगेशन करोगे आप, तो पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उसके लिए पैसा आपको, किसानों को पैसा कौन देगा, एबीएफएल देगा। लेकिन साउथ में इसका प्रयोग होता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं। हम लोग नॉर्थ के हैं, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में। पहले बताओ, इतना समझ में आया? इसको कब स्टैब्लिश किया गया? और किसी भी कंपनी को कंपनीज एक्ट के तहत ही रजिस्टर किया जाता है, तभी वो कंपनी है, नहीं तो वो कंपनी नहीं है, ठीक है। नहीं है, बिल्कुल अंजलि जी, बिल्कुल। आगे बढ़े। सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड में एक सब्सिडरी आपका नेफिन्स है, नेफिन्स, नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इट इज अ नॉन डिपॉजिट taking NBFC registered with the Reserve Bank of India and operates throughout India. पूरे भारत में काम करता है नेफिन्स। It is a subsidiary of NABARD with equity participation from NABARD. ABFL का स्टैब्लिश डेट दिया तो है 17 फरवरी 1997, 17 फरवरी 1997 दिया तो है। ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब ये एनबीएफसी है, एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बलराम जी हेलो जी, बलराम जी बताइए। ठीक है ना, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? आशीष जी नोट कर लिया आपने? आशीष जी आपने नोट कर लिया? नेफिन्स बिल्कुल, एग्री बिजनेस यहाँ पे 17 फरवरी 1997। अब आपका जो नेफिन्स है, इसको 2009 में स्टैब्लिश किया गया था, 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। देखो एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, मैं आपको चीज बता दूं। जैसे आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा, सर ये अगर नहीं आया तो आना चाहिए, अगर आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आया तो आना चाहिए, बोलो क्या? सर ये बैंक आपने बताया, ठीक है, बैंक समझ में आ रहा है, सर ये एनबीएफसी क्या होता है, एनबीएफसी क्या होता है? आज तो क्लास कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी सर, मिस हो गया क्लास। अच्छा, आज तो क्लास कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी। कोई बात नहीं बलराम जी, कोई बात नहीं, होता रहता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं, नहीं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ, एनबीएफसी, ये सब एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब, एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन, यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा एनबीएफसी, यहाँ पे लिखा हुआ है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल
सर्विसेज, सर्विसेज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है यार, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। जो क्या बोल रहा हूं, आपका ध्यान किधर है? कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी तो सब्जी पूड़ी बटी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है मेरे भाई, गलती से मैं बोल दिया, गलती हो जाती है यार, क्या बताएं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी, ये बैंक इसलिए है क्योंकि इसको सेक्शन 7 ने बैंक का दर्जा दिया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 19, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कोई बात नहीं सर, सभी से होती है, बिल्कुल। हाँ सर, मैंने भी कंपनीज बोला था कॉर्पोरेशन की जगह। अच्छा, सुदीप जी बोल रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, नहीं यार सुदीप जी आप सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहा हूं, दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। एनबीएफसी का मतलब आप सही बोल रहे हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ही होता है मेरे भाई। देखो बिल्कुल इसको सही कर लो। सुदीप जी आप गलत नहीं, अभी आपने जब बोला तब मुझे याद आया कहा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार सर्विसेज बोल दिया, सर्विसेज था नहीं। एक बार मैंने कॉर्पोरेशन बोल दिया, कॉर्पोरेशन नहीं, कंपनी सही है, बिल्कुल सही है। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होता है। हालांकि मुझे अभी याद आ जाता, अभी याद आता फिर मैं एक बार बोलता है यार सॉरी, ठीक है। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होता है। बैंक इसलिए बैंक है क्योंकि सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 7 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन किया गया है। एनबीएफसी को सेक्शन 7 में डिफाइन नहीं किया गया, ये बस कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है, ये बस कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होता है एनबीएफसी, ठीक है। बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग है, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज करेगा, वित्तीय लेन देन करेगा, लेकिन बैंक नहीं। मेरी बात समझ में आया? बोलो। जैसे अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा सर, बताइए एनबीएफसी क्या है। जैसे आप पढ़ रहे हो नेफिन्स, नेफिन्स एक एनबीएफसी है। आप पढ़ रहे हो एबीएफएल, ये भी आपका एनबीएफसी है, ये भी आपका एनबीएफसी है ना, ये सारे आपके एनबीएफसी है। जैसे आप एलआईसी जानते हो नाम एलआईसी का, आप जीआईसी का नाम जानते हो, ये भी एनबीएफसी में आता है। बैंक नहीं है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं लेकिन बैंक नहीं है। आपने चिट फंड का नाम सुना होगा, चिट फंड, चिट फंड भी एनबीएफसी में आता है। आपने निधि कंपनीज का नाम सुना होगा, निधि कंपनीज का नाम सुना होगा, ये भी एनबीएफसी के अंतर्गत आता है। निधि कंपनी, चिट फंड, एलआईसी, जीआईसी, नेफिन्स, नेफकॉन्स, सब एनबीएफसी है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा लेकिन बैंक नहीं है। लक्ष्मी चिट फंड सुना है? हाँ बिल्कुल सुना होगा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो हेरा फेरी वाला कौन सा मूवी था जिसमें वो बिपाशा बसु आती है, चूना लगा के जाती है, और क्या नाम है, अरे यार परेश रावल और सुनील शेट्टी, है ना, बाबूराव, क्या नाम होता है, बाबूराव पता नहीं क्या नाम होता है। आगे चलो। एक एक आपका एक आपका और है एनकेएफएल, नैब किसान फाइनेंस लिमिटेड। बाबूराव गणपत राव, आप ठहरे यार, पूरा नाम ही बता दिया, बाबूराव। हाँ तो ये भी नोट कर लो, एनकेएफएल नैब किसान फाइनेंस लिमिटेड, फॉर्मली एग्री डेवलपमेंट फाइनेंस। पहले इसको तमिलनाडु में बोलते थे, इस तमिलनाडु में अपने यहाँ नहीं है, साउथ में उधर ही है, ठीक है, इसका भी काम उधर ही। एनकेएफएल इज अ सब्सिडियरी ऑफ नाबार्ड, इतना लिख लीजिए। ये भी क्या है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बाई आरबीआई। इट प्रेजेंटली ऑपरेट्स इन 6 स्टेट्स, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। मतलब इन स्टेट्स में काम कर रहा है, ठीक है। किसानों को गाय पालने के लिए जो पैसा प्रोवाइड कराता है वो एनकेएफएल होता है। आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है। देखो ये ना, ये आपको किसी, मतलब ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये पूरा मैंने कंपाइल किया है, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कंपाइल करके मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपसे कोई पूछे बताइए नाबार्ड की सब्सिडरी कितनी है, नाबार्ड की सब्सिडरी कितनी है, तो आप बता दोगे सर नेपकॉन्स होता है,
नेपकॉन्स होता है, नेफिन्स होता है, नेफिन्स होता है, नेफिन्स, FINS, नेफिन्स होता है, ABFL होता है, पीछे वाला आपका AVFL हो गया आपका, ठीक है, फिर NKFL हो गया, NKFL हो गया, ये सब सब्सिडरी है नाबार्ड की, नाबार्ड की सब्सिडरी है। ओके चलो आगे बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ अंजलि जी ने ABFL, NKFL, नेपकॉन्स, नेफबिन्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो फंड मैनेज्ड बाय नाबार्ड, नाबार्ड का फंड मैनेजर कौन है? फंड मैनेज्ड बाय नाबार्ड, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इंगेज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। कहा गया है कि भारत की जीडीपी का, भारत का जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी आप लोग जानते हैं, बताइए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो समझाएगा मुझे? हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। कहा गया है कि भारत के जीडीपी का 17% एग्रीकल्चर का योगदान है, भारत के जीडीपी में 17% एग्रीकल्चर का योगदान है, ठीक है। और पूरे अगर भारत देश की बात करें तो 50% लोग इंगेज हैं एग्रीकल्चर के साथ, 50% लोग इंगेज हैं एग्रीकल्चर के साथ। भारत को पहले कृषि प्रधान देश कहते थे, लेकिन अब भारत कृषि प्रधान देश नहीं है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल क्रेडिट इन एन इकोनॉमी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुदीप जी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश का जो शुद्ध आय होता है, शुद्ध जो इनकम होता है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। देश के अंदर की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बात की जा रही है, सकल घरेलू उत्पाद। वैसे तो एक जीएनपी भी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट है उसका। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब अलग होता है, जीडीपी का मतलब अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे LTIF का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड वाज इंस्टीट्यूटेड इन नाबार्ड विद एन अनाउंसमेंट इन द यूनियन बजट 16-17 के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था LTIF के बारे में, कि सिंचाई करने का प्रावधान भी जो खेत है, जैसे यहाँ पे देखो सरसों का खेत दिखाई दे रहा है, ये सरसों का खेत दिखाई दे रहा है, जानते हो ना, सरसों का तेल पीले कलर का, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है ये गेहूं का खेत है, ये गेहूं का खेत है, सरसों का खेत है बगल में, गेहूं का खेत है बगल में। आप देखिए ये बढ़िया यहाँ पे गजब का भाई साहब, अगर आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस होती है उसने बने वाली कौन, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जनेश जोशी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। देखो यहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा है, ट्यूबवेल एक तो उसको इंजन बोलते हैं। हम लोग छोटे थे तो ऐसे हमारे यहाँ, मतलब अभी भी इंजन है हमारे यहाँ, लेकिन अब वो माहौल और वो चीजें नहीं आती हैं जो पहले आती, छोटे थे तो ऐसे पूरा बड़ा सा गड्ढा होता था और उसी में हम लोग कूद के बड़े नहाते थे ऐसे पूरा। और पता है इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती थी, अपने सामने ऐसे लेते थे, हम लोग सोचते थे कौन सबसे ज्यादा ले पाएगा, देखते हैं अपने बॉडी पे। और हम अगर काफी कभी कभी क्या करते थे, धक्का मार देता था, धक्का, हम लोग पीछे गिर जाते थे, ये ऐसा होता था, लेकिन मजा आता था। ये पूरा नाली बनी हुई है, नाली बनी हुई है, इसके माध्यम से खेत की सिंचाई होती है। बोलो कितना बेहतरीन दृश्य है, आप फिगर में देखो, है ना। हाँ जी जनेश जोशी जी आप सही कह रहे हैं। ये हमारे भाई साहब जितने लोग हैं सब किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, है ना, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा आप, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या है यहाँ पे, बोलो कोई समस्या भैया? नो। ये नोट कर लीजिएगा आप, नाबार्ड का फंड मैनेजर कौन होता है? तो नाबार्ड का फंड मैनेजर RIDF होता है, RIDF
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, है ना। तो ज्यादा आप कुछ नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना नोट कर लीजिए, नाबार्ड का जो फंड होता है वो मैनेज कौन करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड करता है, RIDF करता है, RIDF करता है, RIDF। ठीक है, बोलो कोई समस्या। मतलब नाबार्ड जैसे पैसा खर्च कर रहा है ना, जैसे लोन दे रहा है किसानों को, कृषि के लिए, मतलब कृषि के लिए दे रहा है, ग्रामीण विकास के लिए दे रहा है, तो उसका फंड मैनेज कौन करता है, क्वेश्चन ये है। तो फंड मैनेज करने का काम करता है RIDF, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये मैंने कल बताया था इसके बारे में, RRB के बारे में, RRB के बारे में, रीजनल रूरल बैंक के बारे में। 2 अक्टूबर 1975 गांधी जयंती के दिन RRB को स्टैब्लिश किया गया। पहला RRB मुरादाबाद में ओपन किया गया, जिसका नाम प्रथमा ग्रामीण बैंक था। फिर उसके बाद गोरखपुर, जयपुर और मालदा, भवानी में स्टैब्लिश किया गया। ये मैंने कल बताया, शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बताया था मैंने। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35%। इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल 2000 करोड़ रुपए है, मतलब उसकी जो वैल्यू। ठीक है, अमलगमेटेड मतलब मर्ज होता है, अमलगमेशन ऑफ RRBs मतलब RRBs को समय समय पर अमलगमेट किया गया, मर्ज किया गया अलग अलग जो है बैंकों में। प्रथमा ग्रामीण बैंक भारत का पहला ग्रामीण बैंक है, एस्टैब्लिश्ड इन मुरादाबाद एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक। ये आप लोगों को पता है, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आया, लीड बैंक स्कीम क्या होता है। लीड बैंक स्कीम, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है। लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969, 1969 में लीड बैंक स्कीम को स्टैब्लिश किया गया, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गडगिल स्टडी ग्रुप। गडगिल कमेटी, ये कमेटी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, गडगिल कमेटी। अच्छा, मुझे कोई बताए RRB की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पे की गई, कौन बताएगा। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पे की गई, कौन बताएगा। बहुत बढ़िया, सुधीर जी, आशीष जी, अंकित सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। और बताओ मुझे, नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश, नरसिम्हन कमेटी है, बिल्कुल सही है। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पे एस्टैब्लिश किया गया, नाबार्ड को किस कमेटी की सिफारिश पे एस्टैब्लिश किया गया। बिल्कुल सही आंसर है आपका, आंसर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना, दो आंसर देंगे सर, क्रैफी कार्ड, क्रैफी कार्ड, और इसके हेड थे, हेडेड बाई बी शिवरमन। तो दोनों में से कोई भी आंसर आएगा सही होगा। कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म तो याद ही होगा। देखो मैंने इसे बोला, CRAFICARD, ग्राफिक कार्ड कमेटी बना, उसके हेड थे बी शिवरमन। कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर, कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्राफिक कार्ड। ठीक है, तो फिलहाल लीड बैंक की स्कीम जो आया वो गडगिल कमेटी 1969 में। लेकिन पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया, क्यों लाया गया, आखिर में इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। लेकिन मैं आपको बता दूं, लीड बैंक स्कीम पूरी तरह से फेल स्कीम रहा, फेलियर माना गया, फेल स्कीम रहा। इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ लीड बैंक स्कीम, इसका उद्देश्य क्या था। appreciable rise in the standard of living for the poorest of the poor, provision of the sum of the basic needs of the people who belong to poor sections of the society। ओवरऑल इसका मतलब ये है, लीड बैंक स्कीम इसलिए लाया गया ताकि वो जो गरीब लोग हों उनको मदद कर सके, जो नीडी पर्सन हो उनको, जरूरतमंद लोग को मदद किया जा सके,
जो बेरोजगार लोग हों उनको एम्प्लॉयमेंट देके, रोजगार देके उनकी मदद की जा सके। लीड बैंक स्कीम कुछ इस प्रकार से मतलब काम करने के लिए आया था, लेकिन सक्सेस नहीं रहा, पूरी तरह से फेल रहा। द बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, पोरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अंजलि गर्ग जी। हाँ बिल्कुल, जो पुअर पुअर लोग हैं, पुअर बिलोंग करते हैं, जो है गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं, पूरे सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनको इस प्रकार की सुविधा प्रोवाइड करी जाए, फंड की सुविधा या रोजगार की सुविधा है, वो कुछ पैसा दिया जाए ताकि कुछ काम कर सके। इसलिए लीड बैंक की स्कीम आया था, लेकिन ये फेल रहा। मतलब इसने सोचा कि जितने भी बैंक है सब पर हम लीडर की तरह काम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, आगे आता से केसीसी से बताओ परिचित है कि नहीं, इसमें से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास खेत है, खेत, तो आपका केसीसी बना होगा, और इस केसीसी के माध्यम से आप बैंक में जाके लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, अरे यार ऐसे समझो, ऐसे समझो, हम बैंक में हमारा अकाउंट होता है, तो आजकल देखा होगा बैंक, बहुत सारे बैंक आपको डेबिट कार्ड देते ही देते हैं, साथ साथ आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। उसमें ये होता है कि आपको एक लिमिट दी जाती है, आपको एक लिमिट दी जाती है, लिमिट, उस लिमिट तक जाकर आप अपना खर्चा कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, उस लिमिट पे जाके आप खर्चा कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1998 में बनी है सर केसीसी। हाँ, 1998 में बनी है अगस्त में, इनोवेटिव क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म टू मीट द प्रोडक्शन क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स। किसानों को अपनी खेती करने के लिए वो केसीसी माध्यम ले सकते हैं। केसीसी को इंट्रोड्यूस किसके सिफारिश पे किया गया? तो आरवी गुप्ता कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आरवी गुप्ता कमेटी, आरवी गुप्ता कमेटी की सिफारिश पे, आरवी गुप्ता कमेटी की सिफारिश पे केसीसी को क्या किया गया? केसीसी को इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों। बोलो कोई समस्या? किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से किसान बैंक में जाके लोन ले सकता है, और किसान खास करके इसका फायदा भी उठाता है। किसान कहता है लोन ले लो, आने वाली सरकार पार्टियां जब आएंगी, जब चुनाव लड़ेंगी, वो एक लॉलीपॉप देंगी, वादा करेंगी कि जो अगर हमें वोट दोगे हम जीतेंगे, आपका ऋण माफ कर देंगे। किसान भी खुश, सरकार बनी, सबका ऋण माफ हो गया, किसान तो फायदे में है, उसका तो पैसा फ्री मिला, 3 4 5 लाख रुपया, मस्त एंजॉय कर रहा हो, है ना। खैर वो अलग बात है। केसीसी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, कॉन्स्टिट्यूटेड a working group under the chairmanship of Sri T.M. Bhasin, CMD of Indian Bank, to review the Kisan credit card, to suggest changes to be made in the KCC scheme to make a smart कम डेबिट कार्ड। इंटरेस्ट कितने परसेंट होता है? डिपेंड करता है दोस्त, आशीष जी, डिपेंड करता है। बैंक देखो, ब्याज मैं आपको बता, डिसाइड कौन करता है? अच्छा बताओ, आंसर दो। बैंकों पर ब्याज, बैंक जो कस्टमर को लोन देते हैं, बैंकों पर ब्याज कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? मतलब बैंक जो लोन पर लोन देता है, उस लोन पर ब्याज, लोन पर ब्याज, लोन पर ब्याज, बैंक जो लोन देता है उस लोन पर ब्याज कौन निर्धारित करता है? गलत आंसर, आरबीआई कभी निर्धारित नहीं करता है, गलत आंसर। इंडिविजुअल बैंक, इंडिविजुअल बैंक, इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करते हैं, क्योंकि बैंक, हर बैंक का अपना अलग अलग इनकम है,
और हर बैंक का अपना अलग अलग खर्चा एक्सपेंस है, तो बैंक अपने इनकम और खर्चे को पूरा देखता है और फिर डिसाइड करता है। आरबीआई केवल एक पैरामीटर देता है, एक पैरामीटर देता है आरबीआई कि मान लीजिए 7 से लेके 11% के बीच होना चाहिए लोन। अब कोई बैंक का 8% है, किसी का 9% है, किसी का 9.50% है, किसी का 10% है, किसी का 10 समथिंग परसेंट है। मतलब आरबीआई एक पैरामीटर देता है, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। मतलब बैंक मनमानी भी नहीं कर सकता है आरबीआई ने, अरे सॉरी आरबीआई ने। मैं आपको आगे बताऊंगा, एक वर्ड है एमसीएलआर। एमसीएलआर का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मैं आपको बताऊंगा एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इसी के तहत ब्याज निर्धारित करता है हर बैंक अपना अपना, हर बैंक अपना, जैसे एक कैलकुलेटर नहीं होता है, कैलकुलेटर की तरह काम करता है एमसीएलआर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप, बस इतना। पीएसएल का मतलब होता है, पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र में लोन देने की बात की जा रही है, प्राथमिक क्षेत्र को लोन। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे, कई लोग छोड़ के क्लास चले भी गए, पता नहीं क्यों चले गए, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सरकार कहती है कि भारत में गरीबी है, मतलब हम लोग कहते हैं भारत में गरीबी है, लोग गरीब हैं, रोड के किनारे लोग सोते हैं, जिसे फुटपाथ कहते हैं, लोगों के पास अपना घर नहीं है, जगह नहीं है। तो यार देखो, ये 70 साल से है, आजादी के लगभग 70 साल की बात करेगा ना, 49 से 1947 से आप ले लोगे तो आज तक, खैर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, काम बहुत हुआ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट, जैसे आप सोचो, जब पहली बार देश आजाद हुआ और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनका मुद्दा था गरीबी दूर करो, भुखमरी दूर करो। पहली बार गरीबी दूर करेंगे, भुखमरी दूर करेंगे। यार वही मुद्दा आज तक बना हुआ है, गरीबी दूर करेंगे, भुखमरी दूर करेंगे। मतलब पहले जो मुद्दा था, सरकारें लड़ती थी चुनाव भुखमरी दूर करने के लिए, दूर करने के लिए और गरीबी दूर करने के लिए। आज तक गरीबी इलेक्शन में ही मुद्दा होता है, गरीबों के लिए, ये गरीबों की सरकार है, ये दलितों की सरकार है, ये पीड़ितों की सरकार है। खैर, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सर, प्लानिंग होता है सर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। सुदीप जी, आपका कहीं ना कहीं व्यू सही है, और बीइंग एस्पिरेंट्स, हम लोगों को अपने देश के बारे में इतना तो सोचना चाहिए कि अच्छा कैसे होगा, क्या होगा। आप एक बैंकर बनेंगे तो आपको भी, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। किसी अर्बन या रूरल क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हो गई, तो वहां पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको तमीज नहीं होता है, वो आपसे उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन आप चूंकि सर्विस प्रोवाइडर हो, चूंकि बैंक क्या कर रहा है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बैंक क्या करता है, बैंक भी सर्विस प्रोवाइड करता है, सेवा देता है। खैर वो अलग बात है। अच्छा आप देखो, आप किसी बैंक के मैनेजर हैं, समझना मेरी बात, बहुत ही प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। आप किसी बैंक के मैनेजर हैं, आपके बैंक में किसान आया, पहन, कपड़ा पहन के, मतलब गरीब, बड़े बड़े दाढ़ी, गंदा सा, मतलब एक किसान आया, या वैसे ही नॉर्मली मान लो किसान गया लोन लेने के लिए, लोन अप्लाई करने के लिए। आप बैंक के मैनेजर हो, आपका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट उस किसान को देखकर क्या पड़ेगा? क्या आप केविन सूट के जाएंगे, या आप काम कर रहे थे, क्या आप लोन देंगे, या जो भी चीजें वो करें। उसी जगह अगर आपके बैंक में मुकेश अंबानी पहुंच गए, रतन टाटा जी पहुंच गए, कोई फेमस पर्सनालिटी पहुंच गया, आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? आप उसे स्पेशल ट्रीट करोगे, मतलब उसे नहीं, उन्हें, आप उन्हें स्पेशल ट्रीट करोगे।
बल्कि ऐसा ना हो मुकेश अंबानी जी आए हैं और अपना ब्रांच ब्रांच मैनेजर का जो चेयर है उसको छोड़कर आओ, भाई साहब आप बैठ जाओ मेरे चेयर पे, आप तो बहुत बड़े करोड़पति अरबपति हो, आप मतलब आपका क्या कहना। मतलब आपका साइकोलॉजिकली आप जब बैंक के मैनेजर हो, आपने देखा कि एक बंदा ऐसा आया, आम आदमी आया, आपने उसको तो उतना अच्छा ट्रीट नहीं किया, लेकिन उसी जगह एक बिजनेसमैन आ गया, क्योंकि आपको बिजनेस करना है और आपको पता है कि बिजनेसमैन हमारे पास आएगा तो अच्छा खासा पैसा हमसे ले जाएगा, लोन हमारा फायदा हो। किसान से क्या फायदा हो। तो सरकार ने कैसा रूल लगाया, आरबीआई के द्वारा कहा गया, आरबीआई से क्या लगाया, ऐसा करो कि गरीबी और अमीरी के जो बीच में गैप है उस गैप को कम करो। तो ये पूछा गया गैप कैसे कम होगा, ये हुआ जो गरीब लोग अगर लोन लेने जाएं तो उनको आप मना मत करो, उनको लोन दो। और भैया अब आरबीआई कह रहा है सबसे क्या बैंकों से कि टू यू हैव टू लेंड, आपको लोन देना ही देना होगा। आपको टारगेट दिया जा रहा है, आपको टारगेट दिया गया कि आप इतने इस वित्तीय फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ लोन दोगे, तो आप 5 करोड़ टारगेट पूरा करोगे, पूरा नहीं कर पाओगे आप पे पेनल्टी भी लगेगा, मतलब उस बैंक पर पेनल्टी भी लगेगा। तो ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा इसलिए कहा गया, ऐसा इसलिए कहा गया ताकि गरीबों को भी लोन मिले, पैसा मिले और वो अपना काम कर सके, एग्रीकल्चर के पार्ट पे, एजुकेशन के पार्ट पे, घर बनवा सके, घर ऊपर सिर की ढकने के लिए घर हो, छत हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सरकार ने कहा ऐसा है, आप किसी को मना करो लोन देने से या ना करो मुझे नहीं मतलब, लेकिन मतलब सरकार ने आरबीआई के माध्यम से कहलाया, लेकिन मैं कुछ सेक्टर के नाम दे रहा हूं, अगर ये सेक्टर मतलब क्षेत्र, अगर ये लोग आपके पास लोन लेने जाएंगे तो आप इन्हें मना नहीं कर सकते हो, आप इन्हें मना नहीं कर सकते हो, बल्कि इनको लोन दोगे आप, और इनको लोन दोगे आप अपना टारगेट, मतलब बैंकों पर जोर दिया गया कि आप इन लोगों को लोन दो। तो बैंकों ने कहा किसको लोन दे, तो आरबीआई ने कहा ठहर जाओ हम बता रहे हैं किसको लोन दो, मतलब प्रियोरिटी दो। मुकेश अंबानी अगर पहुंच जाए और किसान पहुंचा है तो आपको अंबानी को प्रायोरिटी नहीं देना है, आपको उस किसान को प्रायोरिटी देना है, इसलिए बोला गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। प्रायोरिटी सेक्टर lending important given by of India to banks to for providing a specified portion of the bank lending to few specific sectors, to few specific sectors। मतलब आरबीआई ने कहा हम आपको नाम दे रहे हैं कुछ सेक्टर का, कुछ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द लोन, मतलब कुछ लोन कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को आप दो, ये हम आपको बता रहे हैं। आरबीआई ने कहा ये हम बता रहे हैं किसको। तो अब आप देखो 8 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट, क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स। ये 8 सेक्टर के अगर लोग पहुंचते हैं, कहते हैं मैं एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहता हूं, बैंक हैव टू लैंड, मैं हाउसिंग के लिए लोन लेना चाहता हूं, बैंक हैव टू लैंड, बैंक मना नहीं कर सकता, बैंक। समझ में आया कि नहीं आया। अब इन 8 सेक्टर सेक्टर के नाम आपको मैं कहता हूं मेरे क्लास में रट्टा लगाना मना है। इन माई क्लास देर इज नो रट्टाफिकेशन, इन माई क्लास देर इज नो रट्टाफिकेशन, in my class there is no rectification, only clarification, only clarification। ध्यान देना, आप आपका मान लीजिए नाम सीमा है, आप किसी भी बैंक में, हर बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है, उसका नाम एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। या बहुत लोग एमबीए करते हैं, एमबीए बहुत लोग एचआर से करते हैं, एचआर से।
समझ में आया कि नहीं है? एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, नाम है ह्यूमन रिसोर्स। एचआर एक लड़की है जिसका नाम है सीमा। सीमा, सीमा एक लड़की है जो एचआर मैनेजर है, एचआर में काम कर रही है, और उसके साथ में ओ अदर लोग भी हैं। ओ मतलब अदर्स लोग भी हैं। अब नोट कर लो, एच मतलब हाउसिंग, आर मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी, एस मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आपको रटना नहीं है, लेकिन नाम याद रखना है। एक ई का मतलब होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक ई का मतलब होता है एजुकेशन, एजुकेशन। एक ई का मतलब होता है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एक ए का मतलब होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। और एक ही का मतलब होता है अदर्स, अदर्स लोग आते हैं। एचआर एज अ पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एचआर सीमा ओ, अंजलि जी बहुत बढ़िया सर, हो गया लर्न। एचआर सीमा ओ, एचआर आप किसी का नाम सीमा है, वो एचआर से एमबीए कर रही है, तो एचआर सीमा, और उसके साथ अदर्स लोग भी है। ओ हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, अदर्स। 8 सेक्टर हैं, और ये 8 सेक्टर किसके अंतर्गत आते हैं? पीएसएल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनको लोन देना ही देना है, दैट्स इट। पहले बताओ मेरी बात आपको समझ में आई? मतलब इन सेक्टर्स को प्राथमिकता देनी है। ट्रिक बहुत अच्छी है सर। नंदनी सिंह थैंक यू सो मच, दिस इज माय एक्सपीरियंस। मैं बहुत सारे टॉपिक ऐसे ऐसे हैं जो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, समझाऊंगा। आपको बिल्कुल याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप नाम याद रखो, इसका मतलब ये होता है बस। अच्छा एक चीज और, थैंक्स सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। आशीष जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह मुझे अप्रिशिएट किया, यही मुझे मोटिवेट करता है। लेकिन मैं इसमें बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ। माता जी को खो चुका हूँ। हमेशा जब अकेला होता हूँ तो आई कांट एक्सप्लेन, मैं कुछ कह नहीं सकता यार, शब्द मेरे पास नहीं, लेकिन बहुत दुखी रहता हूँ। यार पता है अकेले में जब होता होता तकलीफ होती है। साथ में जैसे पढ़ा रहा था तो पूरा बिजी था, दिमाग को डाइवर्ट रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी एज नहीं थी यार, ऐसा अचानक हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आया कैसे हो गया। आशीष जी बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। उफ, लेकिन यार ना लाइफ की सच्चाई भी यही है। बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है यार, इतना करीब से, मतलब अपनी लाइफ में बाबा मेरे एक्सपायर हुए थे, छोटा था मैं, मुझे नहीं पता, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मुझे नहीं याद है, लेकिन माता जी का तो अपने आंखों से देखा, साथ में था मैं एक दिन पहले दवा करा के, मतलब अचानक यार, मतलब कुछ भी नहीं था। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आया, मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे इस चीज का मलाल है, अफसोस है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ है। चलो यार कोई नहीं। चलिए भाई आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और इसका पीडीएफ मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ। जनेश जी बिल्कुल भाई, प्रयास तो वही किया जा रहा है यार। थैंक यू भाई। क्या करें, मतलब किससे अपनी बात करें, मतलब अजीब सा मतलब होता है, एक अजीब सा मतलब। चलिए खैर, अभी और क्लासेस हैं लगातार, तो बिजी रहेंगे थोड़ा हम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बाकी कोई डाउट हो तो आप। जनेश जी बिल्कुल भाई, थैंक यू। आप जो है आप लोग पढ़ाई करते रहना, कोई डाउट हो तो पूछते रहना भाई। और इसका पीडीएफ मैं भी भेज दूंगा अपने, बिल्कुल जनेश जी थैंक यू। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दूंगा, वहां से ले लीजिएगा।
बाकी चलिए, थैंक यू सो मच, केयर करिए। जय हिंद भाई, जय भारत।